दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पिछले टॉपिक में हमने राजस्थान के 4 भाग किए थे, जिसमें पहला भाग हमारा क्या था, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। कितना? 61.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। जनसंख्या की बात करते हैं, यह 40% जनसंख्या को कवर करता है। और ये जनसंख्या हमारे 2011 की जनसंख्या है। कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है, तो उसको कवर करता है हमारे ये। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट की। तो इसमें कितने जिले आते हैं? पहले इसमें क्या होता था, 12 जिले आते थे। कितने जिले आते थे इसमें? पहले 12 जिले आते थे। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर 5 नए जिले और जुड़ गए। तो 12 + 5 क्या है, कितने हो जाते हैं? 17 जिले हो जाते हैं। कितने? 17 जिले हो जाते हैं। तो आप इसे अपडेट कर लेंगे। इसमें कितने? 17 जिले हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे 5 जिले नए कौन कौन से आ गए। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो हमारे जो जालोर वाला एरिया है, तो जालोर के अंदर सांचौर जुड़ जाता है। तो पहला जिला तो हमारा जालोर का सांचौर है। दूसरा जिला हमारा बालोतरा है। तीसरा हमारा फलौदी है। चौथे जिले की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण। और 5वां जिला हमारे अनूपगढ़। तो ये 5 जिले और जुड़ जाते हैं। पहले हमारे जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर 12 जिले लिखे हुए थे, लेकिन 5 जिले जोड़ते ही कितने हो जाते हैं? 17 जिले। कितने हो जाते हैं? 17। तो आप इसे याद रखेंगे कि वर्तमान में कितनी संख्या चल रही है तो मरुस्थलीय क्षेत्र की? 17। तो 17 जिले से अपडेट करके पढ़े। फिर आगे बात करें मिट्टी की, तो इस यहाँ पे बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पे शुष्क वनस्पति पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, जिसमें कांटेदार वनस्पति है, जैसे बबूल, खिजड़ी, नागफनी, कैक्टस। इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, कई प्रकार की घासें, जैसे सेवण घास है, धामण घास है, तो इस प्रकार की घासें पाई जाती है। तो इसके लिए कौन सी मिट्टी लगती है? बलुई या रेतीली मिट्टी। जलवायु की बात करते हैं, यहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, तो इस मरुस्थल को क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। अब निर्माण की बात करते हैं, कोई पूछ ले जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ तैतीस सागर पर। अर्थात पहले क्या था, जहाँ पे हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे पहले तैतीस सागर के अवशेष पाए गए। अर्थात यहाँ पहले तैतीस सागर हुआ करता था। और तैतीस सागर को तो पता ही है आपको, तैतीस सागर क्या था। तैतीस सागर क्या है कि एक तरफ तो जैसे हमारी तैतीस सागर है, जैसे ये तैतीस सागर है, सॉरी कैसा तैतीस सागर है, तैतीस सागर है, जैसे ये तैतीस सागर है। तैतीस सागर के एक तरफ तो क्या था? गोंडवाना लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड था। और दूसरी तरफ क्या था? अंगारा लैंड था। क्या था? एक तरफ तो गोंडवाना लैंड था और एक तरफ क्या था? गोंडवाना लैंड था। तो इन दोनों के बीच में क्या था? तैतीस सागर था। धीरे 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 जब भारतीय जो दक्षिणी उपमहाद्वीप है, ये पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से जुड़े होने के बाद यह क्या है, सीधे जो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है। और इन दोनों के बीच में क्या था? तैतीस सागर था, जो बीच में बाद में सूख जाता है। और सूखने के बाद जो भूमि बचती है वह क्या है? हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बनती है। अब निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण कब हुआ? क्या इसका निर्माण कब हुआ? तो टर्सरी काल और प्लेस्टीशियन काल, इन दोनों के मध्य हुआ था इसका निर्माण। कब कब? टर्सरी काल और प्लेस्टीशियन, दो कालों के बीच में इसका निर्माण हुआ। यदि कोई बोले कि इन दोनों में से एक बताना है, तो हमें टर्सरी काल को प्राथमिकता देनी है। किसको? टर्सरी काल को प्राथमिकता देनी है इसके लिए। ये हमारा राजस्थान को वापस चित्र देख लेते हैं। इसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, दूसरा फिर हमारा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। लेकिन हम आज के टॉपिक के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान है। ठीक है, पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान है। दूसरा वाला है जिसको भाग किए गए हैं हमारे लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और गग्गर बेसिन। तो इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं एक बार, और आपको लेसन के आखिरी में इस मैप को दिखा देंगे। अब इसके विस्तार की बात करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं इसके, तो इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश
तो क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है हमारे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। आगे हम बात करें तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई उत्तरी पश्चिम मरुस्थल से की लंबाई की बात करें तो गुजरात से हरियाणा तक कुल 640 किलोमीटर लंबा है। कितना? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल की अरावली से राजस्थान के पश्चिम तक की कुल चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें औसत ऊंचाई की तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल की औसत ऊंचाई हमारे 200 से 300 मीटर है। एक बार परीक्षा में ये आया हुआ है, यह प्रश्न क्या है? आया हुआ। साथ ही साथ ढाल भी आया हुआ है। क्या? इसका ढाल किधर से किधर की तरफ है? तो ढाल की बात करें तो राजस्थान उत्तरी पश्चिम मरुस्थल का ढाल क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, अर्थात इस तरह ढाल है। इसी वजह से जो हमारी लूणी नदी है वो नागौर की अजमेर की पहाड़ी से बहती बहती यहाँ कहाँ चली जाती है? हमारे गुजरात में चली जाती है। तो इस तरफ ढाल है इसका। किधर है? इस तरफ ढाल है। तो आप ये याद रखेंगे, एक बार परीक्षा में पूछा गया था ये चीज़। और इसकी ऊंचाई की बात करें, एक मिनट, ये हम चेस खेलते हैं तो चेस का तो आगे बात करें तो इसके हम आगे बात करते हैं। तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर है। और मरुस्थल का ढाल क्या है? मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब बात करते हैं हम मरुस्थल का अध्ययन करें। क्या ये मरुस्थल का अध्ययन करेंगे? तो मरुस्थल का अध्ययन करने की दृष्टि से देखें तो इसको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल को अध्ययन करने की दृष्टि से क्या दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला तो हमारा शुष्क मरुस्थल है, इसी को हम राठी प्रदेश भी कहते हैं। शुष्क मरुस्थल है एक तो, जिसको हम क्या कहते हैं? राठी प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। एक तो हमारा क्या है? शुष्क मरुस्थल है। क्या है? शुष्क मरुस्थल है। और दूसरा क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है उसको तो हम राठी प्रदेश कहते हैं, और अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको क्या बोलते हैं? बांगड़ प्रदेश। तो आप याद रखेंगे शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है उसको राठी प्रदेश कहेंगे, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसे बांगड़ प्रदेश कहेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है हमारा शुष्क मरुस्थल। क्या? शुष्क मरुस्थल, इसी को हम क्या बोलते हैं? राठी प्रदेश भी कहते हैं। जो हमारा शुष्क मरुस्थल है इसी को राठी प्रदेश भी कहा जाता है। और इसकी बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अर्थात खासियत देखें तो क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश है इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अब शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल के अध्ययन की बात करें तो शुष्क मरुस्थल के अध्ययन को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। शुष्क मरुस्थल अर्थात 100% यदि शुष्क मरुस्थल माने तो उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बालू स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बालू स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आता है बालू स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जितना भी हमारा जो मरुस्थलीय या शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, अर्थात जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसके 41.5% एरिया में बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है। फिर बालू स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो 58.5% एरिया में हमारे बालू स्तूप युक्त प्रदेश। तो एक एक करके इनके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करेंगे बालू स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो शुष्क मरुस्थल के क्षेत्रफल का 41.5% एरिया में ये बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू स्तूप मुक्त प्रदेश में बालू स्तूप नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पथरीले मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे पथरीले मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसे हमारा जोधपुर वाला एरिया, यहाँ पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। मरुस्थल तो वही जहाँ कुछ ना उगे, तो पत्थरों में भी कुछ नहीं उगता, तो वही ये पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। और ये कितने क्षेत्रफल पर? हमारे 41.5% क्षेत्र पर। अब बालू स्तूप मुक्त प्रदेश में पाए जाने वाले पथरीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं? हम्मादा कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जाए, हम्मादा भी एक तरह का मरुस्थल होता है, मरुस्थल का प्रकार है हम्मादा। और हम्मादा में किस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है? पथरीला मरुस्थल। अब बालू स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें या फिर हम्मादा का विस्तार की बात करें, कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे हमारे पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा। जोधपुर में हमारा फलोदी, एक नया जिला बन गया है जोधपुर में। तीसरा बाड़मेर। तीसरा क्या है? बाड़मेर। तो इस तरह आप इनको याद भी कर सकते हैं। बाड़मेर है हमारे जोधपुर के अंदर जो फलोदी वाला एरिया, तो अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं जोधपुर, क्यों? क्योंकि फलोदी खुद ही एक जिला है। फिर आदमी बाद अगला याद कर जैसलमेर। जैसलमेर में हमारा पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा, तो इनको तो याद करने की जरूरत है। तो इस तरह हम देख सकते हैं बालू स्तूप मुक्त प्रदेश की 41.5% है। फिर आता है हमारा बालू स्तूप युक्त प्रदेश।
बालू स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो शुष्क मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का 58.5% क्षेत्रफल पे क्या है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, अर्थात पवन मिट्टी को कहीं से उड़ा के लेके आता है और कहीं निक्षेपित कर देता है या फिर जमाव कर देता है, तो इससे जो संरचनाएं निर्मित होती हैं उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले में। और राजस्थान में सभी तरह के यदि बालू का स्तूप की बात करें तो वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जोधपुर में। तो परीक्षा के लिए आप याद रखेंगे सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो हमारे जोधपुर में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जैसलमेर में। तो ये तो हमने जो शुष्क मरुस्थल है उसके बारे में देख लिया। दूसरा हमारा पार्ट था अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश की बात करें जिसको अर्धशुष्क मरुस्थल भी कहते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल को ही बांगड़ मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है या फिर और 50 सेंटीमीटर वर्षा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो स्थित है वह हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। अर्थात वह भौतिक प्रदेश जो शुष्क मरुस्थल अर्थात जो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अगला होता है अरावली प्रदेश या अरावली क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन दोनों के मध्य जो स्थित क्षेत्र है उसे अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो उस मैप था, तो मैप के अंदर एक छोटी सी बात और बता दूँ आपको। मैप ये हमारे सामने वापस आ गया तो एक छोटी सी और अध्ययन कर ले। इसमें ये तो आप देख रहे हैं शुष्क मरुस्थल, क्या ये तो हमारा शुष्क मरुस्थल है। ये वाला एरिया, ये सारा एरिया पूरा एरिया है, इसको मिला के क्या बोलेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थल। तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्या हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल, तो इसे याद रखेंगे आप। अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें, इस रेखा को हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये वाली जो रेखा है ये वाली, तो इसको कहते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि इन दोनों के जो बीच वाला एरिया ये वाला, ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला एरिया है, इसीलिए इसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और ये हमारे 25 और ये 50, इन दोनों का जो बीच का एरिया, इसे अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश कहते हैं। अभी शुष्क वाला मरुस्थल था ये वाला 25 से 0 से 25, इसी के बीच में क्या था, एक एरिया ये मान लो, तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश था, अर्थात जिसके अंदर क्या था, जो हमारा जैसलमेर का लोद्रवा था, हमारा पोखरण था और रामगढ़ था, साथ ही साथ जोधपुर के अंदर जो हमारा फलोदी वाला एरिया था, तो ये वाले एरिया क्या थे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। अर्थात यहाँ पे क्या पथरीला मरुस्थल पाया जाता था, अर्थात जिसे हम क्या कहते थे, हमादा कहते थे। अब जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया। क्या किया गया, 4 भागों में बांट दिया गया। और 4 भाग कौन कौन से हैं, एक तो हमारा लूणी बेसिन है, एक हमारा नागौर उच्च भूमि है, फिर शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश और फिर क्या था, घग्गर बेसिन। तो इस तरह हमने इसको पढ़ लिया है। अब इसको वापस वहीं से पढ़ते हैं जहाँ हमने बात की थी। इसको वापस साफ कर देते हैं। अभी क्या समय की कमी है, नहीं तो आपके लिए इन पीडीएफ्स को काफ़ी सुंदरता से और बनाया जाएगा, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी आपका सिलेबस करवाने की है। फिर बात करते हैं जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल था जिसके हमने 4 भाग किए थे, तो इनकी बात करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो हमारा सबसे नीचे देखा था हमने लूणी बेसिन, फिर था हमारा नागौर उच्च भूमि, फिर हमारा शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश जिसको शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन भी कहते हैं, चौथा हमारा था क्या, घग्गर बेसिन। चौथा हमारा क्या, घग्गर बेसिन। फिर बात करते हैं एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले आता हमारा लूणी बेसिन। तो लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। लूणी बेसिन को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ फैल लूणी बेसिन, तो राजस्थान में लूणी बेसिन का विस्तार हमारे पाली में है, जोधपुर में है। कहाँ कहाँ, पाली में है, जोधपुर में, बाड़मेर में भी है। बाड़मेर के साथ साथ एक ज़िला और है, और ज़िले का नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ज़िला है। ये हमारा बालोतरा ज़िला है। कौन सा, बालोतरा ज़िला है। साथ ही साथ बालोतरा, फिर जालोर के साथ कौन सा है, सांचौर। तो इन 2 जिलों को भी आप याद रखेंगे। तो लूणी नदी, लूणी बेसिन का विस्तार क्या है, कहाँ है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर और सिरोही। तो इन 2 जिलों को साथ में जोड़कर भी पढ़ेंगे आप। फिर आगे बात करें तो लूणी बेसिन के विस्तार की विशेषताओं की, तो लूणी बेसिन की बात करें तो यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं। ये बात तो आपको पहले भी पता होगी कि लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है
तो उसमें नदी का प्रवाह क्षेत्र बालोतरा से पहले तो मीठा पानी रहता है और बालोतरा में आने के बाद वह खारा हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ कैसे पादप पाए जाते हैं, यहाँ लवणीय पादप पाए जाते हैं इस बेसिन के अंदर। और हम बात जानते हैं लवणीय पादप किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। लवणीय पादप तो हमारे जैसे हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स जैसे ये हमारी मैग्रोव वनस्पति होती है, तो ये मैग्रोव वनस्पति में हमारे हेलोफाइट्स होती है। तो लूणी बेसिन में जो लवणीय पादप सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में। क्यों? क्योंकि उनका लवणीय पादप, लवणीय जल भी हमारे बाड़मेर में होता है। बाड़मेर की बात करें तो अब इसको बालोतरा भी कह सकते हैं। क्या कहाँ पाए जाते हैं, बालोतरा के अंदर, क्योंकि बालोतरा खुद एक जिला है, पहले एक जिला नहीं था। अब बात करें, एक शब्द आता है काला बूढ़ा डूंगर। क्या काला बूढ़ा डूंगर की बात करें तो काला बूढ़ा डूंगर कहाँ है, पाली के अंदर है। और काला बूढ़ा डूंगर के लूणी बेसिन के में इससे जो पहाड़ियाँ हैं उनको काला बूढ़ा डूंगर कहते हैं। काला बूढ़ा डूंगर लूणी नदी की पूर्वी सीमा बनाता है। कहाँ क्या बनाता है, पूर्वी सीमा बनाता है लूणी नदी की। अब बात करते हैं दूसरा वाला, दूसरे की बात करते हैं नागौर उच्च भूमि। दूसरा क्या आता है, नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि की बात करें हम, जिसको नागौरी अपलैंड भी कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में क्या लवणीय झील ये खारे पानी की झील सबसे ज्यादा पाई जाती है। नागौर उच्च भूमि में क्या पाई जाती है, लवणीय भूमि, ये खारे पानी की झील पाई जाती है। नागौर उच्च भूमि की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नागौर उच्च भूमि की विशेषता करें तो यहाँ बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी पाई जाती है। आपको ये पता होगा नागौर से भी काटकर एक जिला बनाया गया था, डीडवाना कुचामन। क्या बनाया गया था, डीडवाना कुचामन बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो कुबड़ पट्टी की बात करें, जिसे बांका पट्टी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें शरीर में बांकापन आ जाता है, अर्थात जो पीठ है, पीठ के ऊपर कुबड़ आ जाता है। तो कुबड़ पट्टी को बांका पट्टी भी कहते हैं। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी राजस्थान के नागौर और अजमेर के बीच स्थित है। क्या राजस्थान के नागौर और अजमेर के बीच स्थित है। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी को फ्लोराइड में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ यहाँ जल होता है तो जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और फ्लोराइड के कारण क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। क्या होती है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी किसकी वजह से होती है, फ्लोराइड के कारण। फिर आता है हमारा शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश। शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ का है, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जो हमारा डीडवाना कुचामन वाला एरिया है नया। आप इसे याद रखेंगे। नागौर का उत्तरी क्षेत्र में क्या है, डीडवाना कुचामन, ये नया जिला बना है, तो आप इसे याद रखेंगे, डीडवाना कुचामन। तो ये एरिया भी हमारे जो उत्तरी नागौर में आता है, तो ये जुड़ेंगे शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश के अंदर। तो आप भी यानी नोट्स के अंदर इस चीज़ को अपडेट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं शेखावटी अंतर्वर्ती प्रदेश की क्या विशेषता है। यहाँ क्या पाए जाते हैं, भीड़ पाए जाते हैं, अर्थात चरागा भूमिया। तोरावटी प्रदेश, अर्थात आपको पता है तंवर वंशज की जो जन्मभूमि थी या जहाँ शासन किया गया था वो तोरावटी। ये कांतली नदी का अपवा क्षेत्र को भी तोरावटी कहते हैं। फिर आते हैं मेरे जोहड़, जो हमारे जल संरक्षण की एक तकनीक है, जोहड़। और फिर सर, सर क्या है, शेखावटी क्षेत्र में तालाबों को क्या बोलते हैं, सर कहा जाता है। तो इनके बारे में एक एक करके बात करें। सबसे पहले हमारा भीड़ आता है। भीड़ किसे कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र में जो चरागाह की भूमियाँ होती हैं उसे भीड़ कहा जाता है। जहाँ जानवर चराए जाते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, भीड़। फिर आता है तोरावटी। तोरावटी मतलब कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। कांतली नदी का अपवा क्षेत्र अर्थात जो नीमकाना थाना क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, तोरावटी क्षेत्र कहेंगे। और ये ध्यान रखना, तोरावटी क्षेत्र क्या है, सीकर और झुंझुनू के साथ साथ नीम का थाना क्षेत्र में भी है। सीकर में एक जगह है नीम का थाना, कौन सा, नीम का थाना। नीम का थाना क्षेत्र क्या है, सीकर के अंदर है। तो उस क्षेत्र के अंदर हमारे जो कांतली नदी बहती है और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। फिर अगला आता है हमारा जोहड़। जोहड़ किसे कहते हैं, शेखावटी में पानी के कच्चे कुएं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जोहड़ कहा जाता है। तो हमारी जल संरक्षण की एक तकनीक है ये जोहड़। तो शेखावटी क्षेत्र में पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जोहड़ कहा जाता है। फिर आता है हमारा सर। सर का अर्थात क्या होता है, शेखावटी में मानसून के दौरान जो तालाब बनते हैं उन्हें सर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर कहते हैं। सर क्या है, तालाब का दूसरा नाम होता है वैसे। तो शेखावटी क्षेत्र में जो तालाब होते हैं उन्हें सर कहा जाता है। चौथा क्षेत्र आता है हमारा घग्गर बेसिन। किसकी बात करें, घग्गर बेसिन की। तो राजस्थान में घग्गर बेसिन का विस्तार मुख्यतः कहाँ, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में हुआ है। कहाँ पे, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या हुआ, घग्गर बेसिन का विस्तार हुआ है। अब घग्गर बेसिन की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ दो शब्द आते हैं हमारे, काठी या बग्गी, नाली या पाट। तो सबसे पहले काठी या बग्गी की बात करें तो काठी या बग्गी की बात करें, जो घग्गर बेसिन है वहाँ जो चिकनी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसे काठी या बग्गी कहते हैं।
तो हमारे जो काठिया बग्गी किसे कहते हैं, जो घग्गर बेसिन है तो घग्गर बेसिन में जो चिकनी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उसे काठिया बग्गी कहा जाता है। दूसरा हमारा क्या आता है, नालीय पाट। तो नालीय पाट की बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर के अपवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नालीय पाट कहते हैं। तो आप ये याद रखेंगे इस चीज़ को कि जो हमारा हनुमानगढ़ जिला है तो हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी के अपवा क्षेत्र क्या बोलते हैं, नालिया पाट कहते हैं। अब मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल से संबंध में कुछ नए नए शब्द आप सुनते होंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला शब्द आता है, या मरुस्थल से संबंधित शब्दावलियों की बात करें तो एक शब्द आता है जैसे प्लाया झील किससे कहते हैं। प्लाया झील को हम क्या बोलते हैं, खड़ीन झील भी कहते हैं। प्लाया झील को ही क्या बोलते हैं, खड़ीन झील भी कहते हैं। और मरुस्थल में क्या होता है, कभी कभी कुछ जो निचली भूमियाँ होती हैं, निचली भूमियों में क्या होता है, अस्थायी पानी भर जाता है। क्या बना भर जाता है, अस्थायी पानी भर जाता है। उससे क्या झील का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। जैसे हमारे ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये कोई गहराई वाला क्षेत्र है, छोटे थोड़ी गहराई वाला, और इसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। जैसे ये पानी भर जाए, यहाँ पे पानी भर जाए तो इसमें क्या कहेंगे, इसे प्लाया झील कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसे खड़ीन झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ीन। तो आपने यदि खड़ीन कृषि का नाम सुना है तो खड़ीन कृषि भी इसी जल से जो खेती की जाती है इसके आसपास वाले क्षेत्र में, आसपास वाले क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि कहेंगे। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे जैसलमेर वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो प्लाया जिले मुख्यतः क्या, जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। प्लाया जिले कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। फिर बात करें खड़ीन झील की। खड़ीन झील को ही प्लाया झील कहते हैं। प्लाया झील को ही क्या बोलते हैं, खड़ीन झील, और खड़ीन झील को ही प्लाया झील कहते हैं। मरुस्थल में जो हमारे पालीवाल ब्राह्मण है उनके द्वारा निर्मित की जाती है खड़ीन झील, जिनको प्लाया झील भी कहते हैं। ये मानव निर्मित होती है। खड़ीन झीलें क्या मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भागों में पाई जाती है। अब बात करते हैं रन या टाट की। रन या टाट की बात करें तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें लवणीय दलदलीय अनुपजाऊ भूमि होती है, या झील वाले एरिया होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रन या टाट कहते हैं। इस पानी का उपयोग आप नहीं कर सकते। रन या टाट के पानी का उपयोग आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लवणीय जल होता है। ये क्या होता है, लवणीय जल होता है। राजस्थान में रन या टाट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में रन या टाट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि कोई एक जिला बताओ तो आपको जैसलमेर का नाम लेना है रन या टाट के अंदर। और रन या टाट किसे कहते हैं, जो लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि है उसे हम क्या बोलते हैं, रन या टाट कहते हैं। लेकिन ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। फिर भारत में सबसे ज़्यादा कौन कौन से जिले हैं जहाँ रन या टाट पाए जाते हैं। रन या टाट वाले क्षेत्र की बात करें तो हमारे कच्छ वाला एरिया जो हमारे गुजरात के अंदर है, लेह वाला एरिया जो लद्दाख के अंदर है, तो फिर हमारे जैसलमेर वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या है, रन या टाट पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा रन कौन सा है, कच्छ का रन। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तालसा पर चूरू के अंदर पड़ता है। रन नहीं, ये छोटे छोटे रन है जहाँ पे क्या लवणीय दलदली भूमि पाई जाती है। तो सबसे पहला हमारा है तालसा पर, ये चूरू में पड़ता है। ये पड़िहारा या परिहारा कहें तो ये भी चूरू में पड़ता है। फलोदी हमारे जोधपुर में नहीं पड़ता है क्योंकि ये खुद ही एक जिला है। फलोदी क्या है, एक खुद ही जिला है, तो आप फलोदी को याद रखेंगे। बाप ये भी जोधपुर में पड़ता है। बाप कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। भाखरी कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में। पोखरण हमारे जैसलमेर में। थोप बाड़मेर में। नेहड्रन कहाँ पे पड़ता है, जालोर के अंदर। और ये नेहड्रन का बहुत बड़ा हिस्सा अब किस में आता है, सांचौर के अंदर। कहाँ आता है, सांचौर के अंदर। पहले केवल जालोर में पड़ता था, लेकिन सांचौर और जालोर दोनों जगह पड़ता है। कौन सा, नेहड्रन। अब बात करते हैं जलपट्टी की। जलपट्टी जिसको लाठी सीरीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले जलपट्टी की बात करें तो सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है इसको जलपट्टी कहा जाता है। जो सरस्वती नदी है इसके भूगर्भिक जलीय अवशेष को क्या कहा जाता है, जलपट्टी कहा जाता है। ये क्या करती है, ये पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर इन दोनों के मध्य स्थित है। किस किस के बीच स्थित है, ये पोखरण तो हमारे जैसलमेर में, ये हमारे पोखरण जैसलमेर है, ये हमारे मोहनगढ़ है जैसलमेर का एरिया। और इसके बीच में ये क्या है, एक एरिया है जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। क्या है ये, चलो हम पानी बना देते हैं। ये हमारे पोखरण है, क्या है ये पोखरण। ये हमारे मोहनगढ़ है, क्या है मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ हो गया, ये पोखरण हो गया।
अब इसके बीच में क्या है, हम चंदन नलकूप पाया जाता है। वैसे तो मैं आपके लिए एक नलकूप भी बना देता हूँ बहुत सुंदर सा। ये हमारे एक ऐसे करके नलकूप है ये, जिसमें क्या है, ये पानी आ रहा है। क्या चंदन नलकूप है, इसको आप चलाएंगे तो पानी आएगा। तो ये किस किस के बीच में, हमारे पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में। किस किस के बीच में, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में। तो ये बात करें तो कितना लंबा है, ये हमारे 60 किलोमीटर लंबा है। कितना, 60 किलोमीटर लंबा है। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या घास पाई जाती है, कैसी घास पाई जाती है, घास भी बना दूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे घास है, ये घास है, तो घास उगी। अरे घास कौन सी है, ये हमारी सेवण घास है। कौन सी है, सेवण घास है। कौन सी घास है, ये हमारी क्या है, सेवण घास। ये वाली घास है, ये सेवण घास। तो आप इसे याद रखेंगे। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो जल पट्टी की बात करें, जिसको लाठी सीरीज भी कहते हैं, लाठी सीरीज की बात करें तो ये हमारे पोखरण, ये क्या है, पोखरण। पोखरण जो हमारे जैसलमेर में है, और मोहनगढ़ ये भी हमारे जैसलमेर में है। तो इन दोनों के बीच में वाला 60 किलोमीटर का एरिया है। कितना, 60 किलोमीटर का एरिया है, 60 किलोमीटर का, जिसमें क्या है, भूगर्भिक अवशेष है किसके, सरस्वती नदी के। और इसमें क्या, पानी की कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे क्या है, गोडाउन जो पक्षी होता है वो उसकी शरण स्थली भी कहते हैं, क्योंकि गोडाउन पक्षी यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में कहीं देखें तो। और गोडाउन की बात करें तो गोडाउन हमारा क्या है, तो हमारा राज्य पक्षी है। तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल से बात करें तो, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, तो जलपट्टी या लाठी सीरीज की हम बात कर रहे थे। तो सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है, इनको जलपट्टी कहा जाता है। पोखरण जैसलमेर और मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में है, 60 किलोमीटर लंबा है। इस लाठी सीरीज में क्या है, जो सेवण घास या लीलन घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेवण घास या लीलन घास पाई जाती है। सेवण घास या लीलन घास को हमारे गोडाउन की शरण स्थली कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गोडाउन नामक पक्षी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और गोडाउन क्या है, हमारा राज्य पक्षी है। लाठी सीरीज के क्षेत्र में चांदन गांव में नलकूप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें थारखगड़ा कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, चांदन नलकूप की बात तो हमारी लाठी सीरीज के पास में। फिर आता है हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या, आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक ऐसी जगह है जैसे अब संरक्षित कर दिया गया है, इस नाम से राष्ट्रीय मरुद्यान। और ये क्या, आकल गांव के अंदर है। कहाँ पे, आकल नाम का गांव है जैसलमेर में, वहाँ पे इसे सुरक्षित किया गया है। अब सुरक्षित करने की वजह क्या है, आकल गांव में एक पार्क बनाया गया है, आकलवुड फॉसिल पार्क। यहाँ पे क्या, जुरासिक काल की लकड़ियों के जीवाश्मों को सुरक्षित करके रखा गया है। अर्थात आकलवुड फॉसिल पार्क में लकड़ी के जीवाश्म कितने, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, ये 180 मिलियन वर्ष पूर्व पहले के हैं। अर्थात आप जो पृथ्वी की उत्पत्ति काल की हम बात कर रहे थे, तो उत्पत्ति काल के अंदर जुरासिक काल के जो जीवाश्म है, तो ये कहाँ सुरक्षित करके रखे गए, हमारे आकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर। हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क है, उसमें जो लकड़ी के अवशेष है, तो भारत में यदि कहीं लकड़ी की बात करें तो सबसे पुराने अवशेष यहीं पे। आगे हम बात करें बाप बोल्डर क्ले। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए बाप बोल्डर क्ले इसकी, तो बाप तो क्या है, एक जगह का नाम है। बाप तो क्या है, एक जगह का नाम है कि ठीक है। क्ले आप जानते हो मिट्टी होती है, और बोल्डर का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा पहाड़ है, ये क्या पहाड़ है, और यहाँ पे क्या है, इतनी क्या बर्फ जमी हुई है। क्या, ये हमारी बर्फ जमी हुई है, जैसे बर्फ जमी हुई ये वाली, ये बर्फ जमी है। जब बर्फ खिसकती है तो यहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ इसके साथ के पहाड़ से टूट टूट कर नीचे आते जाते हैं। तो नीचे आते जाते हैं, फिर यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये आप जिस राजस्थान भाषा में जिसको लोडी कहते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं, ये हमारे जो समुद्र के किनारे भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये क्या बोल्डर होते हैं, क्या होते हैं, बोल्डर होते हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कि हमारे जैसलमेर में एक जगह है बाप नाम की, वहाँ पे इस तरह के पत्थर मिले हैं, तो इस जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे कभी भी हिमानी हुआ करती थी। हिमानी अर्थात अर्थात ये बर्फ़ की वजह से बने हुए हैं। तो हम तो आज इसको मरुस्थल देखते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी समय क्या था, बर्फ़ जमी हुई थी। तो हम बात करें इसकी, बाप बोल्डर किले की। बाप बोल्डर किले की बात करें तो हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा निर्मित या जमा किए गए जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको क्या बोलते, और जो अवसाद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाप बोल्डर किले कहते हैं। अब इसको बाप बोल्डर किले तो नहीं कहते, इसको बोल्डर किले कहते हैं।
बाप का अर्थ होता है बाप नामक जगह। निर्माण काल की बात करें तो बाप बोल्डर क्ले क्या पर्मो कार्बोनिफेरस काल का है। पर्मो का अर्थ समझते हो, बर्फ, अर्थात जो बहुत ज़्यादा अतिशीतित हो जाता है, अर्थात बिल्कुल ठोस हो जाता है बर्फ के कारण, वह काल कौन सा था? पर्मो। कौन सा काल आता है? पर्मो। तो जैसे हमारे रेफ्रिजरेशन होता है तो उसको पर्मो शब्द उसके लिए भी काम लिया जाता है। तो पर्मो कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है? बिल्कुल जमा हुआ काल। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बाप बोल्डर के लिए क्या है? ये बाप क्षेत्र हमारे जोधपुर के अंदर है, उस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये बाप वहाँ से है। फिर आता है बालसन। बालसन किसे कहते हैं? क्या बालसन किसे कहेंगे? तो बालसन की हम बात करें तो राजस्थान में पहाड़ियों से घिरे हुए जल क्षेत्र को बालसन कहा जाता है। जैसे कि हमारी सांबर है, तो सांबर में क्या है कि जैसे बहुत सारी पहाड़ी है, एक पहाड़ी ये, 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 तो इस तरह क्या होता है बीच में एक क्षेत्र जो पहाड़ी के बीच में स्थित है, तो वहाँ पे क्या है? पानी जमा जमा हो जाता है। तो इस पहाड़ों से क्या होता है? सारी नदियाँ क्या आती है और इसके अंदर पानी लेके आती है, बीच में पानी लेके आती है। और जैसे मान लीजिए 5 तरह की नदियाँ हैं, आदि आप बाद में पढ़ेंगे इन नदियों के बारे में। तो 5 तरह की नदियाँ, जैसे रूपनगढ़ नदी है, मेंथा नदी है, तो इस प्रकार की नदियाँ क्या है? सांबर झील के अंदर जाके पानी छोड़ती है। तो जब ऐसा कुछ होता है जिसमें जो पहाड़ है, तो पहाड़ियों के बीच में जो जल क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? बालसन कहते हैं, जैसे हमारे सांबर। लेकिन ये कहाँ होना चाहिए? मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर आता है धोरे किसे कहते हैं? लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या बोला जाता है? धोरे कहा जाता है। लहरदार बालू का स्तूप को धोरे कहा जाता है। जैसे हमारे इस तरह के, जैसे इस तरह के धोरे होते हैं, ये मैंने आपको उसी कलर में बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ। तो लहरदार जो होते हैं हमारे बालू का स्तूप, उसे हम क्या बोलते हैं? धोरे कहते हैं। तो आगे हम देखें तो राजस्थान में धोरे क्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। फिर धरियन की बात करें, अर्थात ऐसे बालू का स्तूप जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, अर्थात एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? धरियन। धोरे क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, लेकिन धरियन क्या होते हैं? अस्थायी होता है, अर्थात एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। राजस्थान में धरियन भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, क्योंकि जहाँ धोरे होंगे वहीं तो धरियन होंगे। फिर बात करते हैं मरुद्यान। किसकी? मरुद्यान की। मरुद्यान में किसकी बात करेंगे हम? नकलिस्तान की। किसकी? नकलिस्तान की। मरुस्थल में ऐसी जगह है जहाँ जल बेसिन पाया जाता है या फिर जल उपलब्ध होता है। मरुस्थल में क्या ऐसा थोड़ी होता है कि बीच बीच में कहीं पे पानी होता ही नहीं है, फिर रहेंगे कैसे लोग? वहाँ पानी तो होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता जितना और क्षेत्र होते हैं उनके मुकाबले। तो वहाँ पे क्या, जहाँ पानी पाया जाता है वहाँ थोड़ी बहुत हरियाली पाई जाती है, जैसे हमारे उसे हम क्या बोलते हैं? नकलिस्तान कहते हैं। जैसे कि हमारे बीकानेर के अंदर कोलाय झील है, तो ऐसा थोड़ी है कि बीकानेर एक रेगिस्तानी एरिया तो यहाँ झील ही नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है? कोलाय झील। बीकानेर की हमारी गजनेर झील है। जैसलमेर है, जैसलमेर में गड़ीसर झील है। गड़ीसर झील का तो जो सुंदरता है वो अति सुंदर है, अर्थात उसके जो स्थापत्य कला है, तो स्थापत्य कला भी आप देखते ही, अनूठी स्थापत्य कला देखते ही बनती है। यदि आपको जैसलमेर जाने का मौका मिले तो ये जैसलमेर का किला है, तो उससे थोड़ा सा दूर है, मतलब 500 मीटर जो हमारे क्या कहेंगे पश्चिम की तरफ ये गड़ीसर झील है। तो आप जाकर देखेंगे तो गड़ीसर झील में आपको बोटिंग का आनंद भी देखने को मिलेगा, और ये आप पैदल ही जा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई टैक्सी करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा पीवड़ा सांप। क्या? पीवड़ा सांप। पीवड़ा सांप की बात करते हैं, ये सांप की एक प्रजाति है, और पीवड़ा सांप क्या पीले रंग का होता है। जो मरुभूमि होती है, मरुभूमि के अंदर यह अपने आप को रंग को उस मरुभूमि से मिला लेता है। और जो हमारे पीवड़ा सांप क्या करता है, जो हमारे चूहे होते हैं, कीट होते हैं जो मरुस्थलीय एरिया के अंदर होते हैं, उनको मार देता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सांप है, मनुष्य को यदि काट ले तो इस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और ये सब ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर जिले के अंदर। इसीलिए यदि आपको सम वाले क्षेत्र के अंदर यदि आपने कभी जो कैंपिंग की है, या धोरे या मरुस्थली या मरु क्षेत्र के अंदर आप जाते हैं, तो इस पीवड़ा सांप से बच के रहिएगा। गूगल पे आप इसे पीवड़ा सांप को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मरुस्थल का मार्च। मार्च करना का मतलब होता है चढ़ाई करना। मार्च का मतलब क्या होता है? चढ़ाई करना, मतलब आगे बढ़ना। ये हमारे चीन से आया शब्द है ये मार्च। तो हमारे मरुस्थल का स्थानांतरित या मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण को, इसको ही क्या बोलते हैं? मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण अर्थात मरुस्थल का मार्च की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इधर से किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरफ मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारे ये राजस्थान है, ये जैसे राजस्थान है,
ये हमारा राजस्थान है। तो हमारी ये इसके बाद जो हरियाणा वाला एरिया आता है, ये पंजाब वाला एरिया, ये हमारा हरियाणा वाला एरिया। तो इस तरह से ये हमारा यूपी वाला एरिया। तो इस तरह से मरुस्थल क्या है, इस तरफ आगे बढ़ रहा है, इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थल का मार्च कहते हैं। फिर बात करते हैं मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, बरखान बालू का स्तूप का। कौन से बालू का स्तूप का, बरखान वाले। आगे हम बात करेंगे बालू का स्तूप कितने तरह के होते हैं, तो उसमें बरखान वाले को भी हम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं थार के मरुस्थल की। थार के मरुस्थल के बारे में छोटी सी जानकारी, क्योंकि ये मरुस्थल क्या भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अंदर है। कहाँ का, भारत और पाकिस्तान दोनों में। भारत की बात करें तो ये मरुस्थल 85% है, और पाकिस्तान की बात करें तो 15% मरुस्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में। फिर बात करें भारत के कौन कौन से राज्यों के अंदर ये थार का मरुस्थल फैला हुआ। थार के मरुस्थल की बात करें, यदि हम माने कि 100% हमारा भारत के अंदर है, तो राजस्थान में 62% है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब इनके अंदर भी यह फैला हुआ है। भारत के कुल थार के मरुस्थल का विस्तार 62% क्या राजस्थान में, और बाकी 38% हमारे गुजरात, हरियाणा, पंजाब में है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में थार के मरुस्थल की, तो ये भी हमने पढ़ लिया है कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका 62% हिस्सा राजस्थान में। अर्थात यदि 4 हिस्सों में बांट के पढ़े राजस्थान को, तो उसमें एक हिस्सा अर्थात पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अर्थात 61.11% हिस्सा क्या थार के मरुस्थल से संबंधित है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यदि थार का मरुस्थल है तो इससे कोई फायदा या कोई विशेषता बनती है, तो वो विशेषता के बारे में बताएं। सबसे पहली बात करें जैव विविधता की। विश्व के जितने भी मरुस्थल है, जैसे हमारे सहारा का मरुस्थल, अटाका का मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, जो हमारा अरब का रूबल खली मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, तो इस तरह मरुस्थल की तो कोई कमी नहीं है। अंटार्कटिका मरुस्थल है, जो तो दुनिया में जितने भी मरुस्थल है उसकी तुलना में थार के मरुस्थल में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अर्थात जीव जंतु भी सबसे ज़्यादा वैरायटी में इस थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ वनस्पति की बात करें तो और मरुस्थलों की तुलना में राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसमें वनस्पति की वैरायटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, किसकी, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा मुख्यतः सौर ऊर्जा की बात करें तो हमारे बदला जोधपुर है, रामगढ़ जोधपुर है। तो राजस्थान के अंदर जो जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों के अंदर मुख्यतः सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान में सौर विकिरणों की संख्या व तीव्रता है। और बात करें दिनों की, तो हमारे 326 कितने 326 से अधिक दिन क्या है हमारे जो वर्षा रहित दिन होते हैं, अर्थात साफ सूरज वाले दिन होते हैं। तो इसलिए क्या है, राजस्थान के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर बात करें ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिजों की बात करें तो राजस्थान में ऊर्जा खनिज सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हमारे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो जैसलमेर का जो रामगढ़ वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे हमारे प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कोयला है तो कोयला हमारे बीकानेर के अंदर पाया जाता है। जैसे कपूरडी है, जालीपा है, गिरल है, भादरेस है, तो ये वाले जो एरिया हैं तो बाड़मेर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पाए जाते हैं। फिर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे कुएँ पाए जाते हैं, जैसे मंगला, ऐश्वर्या, ठीक है, बागेश्वरी। तो बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो नमक उत्पादन की बात करें, तो नमक उत्पादन में तो पश्चिमी भाग है जैसे नागौर का, वहाँ पे खारे पानी की बहुत सारी झीलें पाई जाती है जहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। जैसे हमारे सांबर झील जयपुर की है, पचपदरा बाड़मेर, डीडवाना नागौर। डीडवाना की बात करें तो कुचामन डीडवाना तो एक अलग जिला बन गया है। अब इसमें नागौर के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, कुचामन डीडवाना। आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं अलग से। तो नागौर के बजाय कुचामन डीडवाना। डेगाना तो नागौर के अंदर ही पड़ता है। नागौर डेगाना तो कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर ही पड़ता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। लूण करसन बीकानेर और रेवासा सीकर। रेवासा सीकर ये आप सोचते होंगे कि ये इसको पेन से लिखने की वजह तो इसमें अपडेट ही कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें समय की कमी है। मैं आपका कोर्स अब पूरा कराना चाहता हूँ 2 फरवरी होने से पहले, तो मैं 2 फरवरी के बाद इनको सबको अपडेटेड नोट्स आपको उपलब्ध करवाऊँगा, उससे पहले नहीं करा पाऊँगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नमक उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे क्या पड़ता है, हमारे गुजरात पड़ता है, और दूसरे स्थान पे हमारे क्या, तमिलनाडु पड़ता है। तो पर्यटन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को राजस्थान में आकर्षित करती है। तो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे विशिष्ट संस्कृति, जैसे हमारे के ऊँट महोत्सव बीकानेर में होता है,
मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, थार महोत्सव हमारे कहाँ बाड़मेर में होता है। तो इस तरह जो महोत्सव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, राजस्थान की अनूठी संस्कृति है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिर बात करें परमाणु परीक्षण की, तो वही बात कि जब आप परमाणु परीक्षण करोगे तो पोखरण को याद करोगे, तो वही है, थार मरुस्थल को परमाणु परीक्षण की जन्मस्थली मानी जाती है। थार मरुस्थल में परमाणु परीक्षण स्थल अर्थात पोखरण है। अब पोखरण की बात करें तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, तो उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करते हैं, ये भी हमारे पोखरण में किया गया था, और उस समय के प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों किसी समय पर 1978 की बात करें तो 1978-79 के अंदर प्रधानमंत्री तो कौन थी, हमारे इंदिरा गांधी जी, और यूएन के अंदर जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1978-79 की बात करें तो यूएन में इंदिरा गांधी जी सरकार के द्वारा इनको जो विदेश मंत्री के तौर पे यूएन के अंदर भेजा गया था। तो ये भी एक कोइंसिडेंस था, जबकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमारे बीजेपी से थे, और हमारे इंदिरा गांधी जी हमारे क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। तो ये भी एक अनूठा संयोग था कि वैसे बीजेपी तो थी नहीं उस टाइम पार्टी, उस टाइम जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो विपक्षी पार्टी का होने के बावजूद भी उन्हें विदेश मंत्री बना करके क्या यूएन भेजा जाता है। तो लेकिन आज ऐसा संजोग देखने को नहीं मिलता है। आज तो एक दूसरे की पार्टी में बदनामी के अलावा कुछ नहीं किया जाता, लेकिन उस समय पार्टी सहयोग काफ़ी उच्च लेवल का था। तो हमने पोखरण देख लिया, पोखरण में हमने बात की 1974 में तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, और जो हमारे 1998 की बात करें तो उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अर्थात उस समय वो प्रधानमंत्री थे। फिर बात करें सैन्य प्रशिक्षण की, तो सैन्य प्रशिक्षण की बात करें तो राजस्थान में थार के मरुस्थल में दो सैन्य प्रशिक्षण केंद्र है। कौन कौन से, एक तो चांदन रेंज जैसलमेर में, और एक महाजन फील्ड रेंज कहाँ है, बीकानेर के अंदर। कौन कौन से, एक तो चांदन रेंज जैसलमेर में, और एक कौन सा, महाजन फील्ड रेंज बीकानेर के अंदर। फिर बात करें पशु संपदा की, तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पशुधन या पशु संपदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु संपदा वाले कौन कौन से जिले हमारे, एक तो बाड़मेर और जोधपुर। कौन कौन से एरिया, बाड़मेर और जोधपुर में हमारे क्या सबसे ज़्यादा पशु संपदा पाई जाती है। तो मानसून की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं कि क्या करती है, मानसून को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बालू का स्तूप के बारे में, कौन कौन से बरखान है, ये है वो है। तो बात करें कौन कौन से बालू का स्तूप है, मरुस्थल पढ़ लिया, बालू का स्तूप ना पढ़े, ऐसे अन्याय आपके साथ नहीं करेंगे। एक एक करके बात करते हैं बालू का स्तूप की। फिर बालू का स्तूप के प्रकार देखते हैं, कौन कौन से, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक। फिर आता है आपके पास सीप, तारानुमा, सब्रकाफिस, नेटुर। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता बालू का स्तूप किसे कहते हैं। बालू का स्तूप की बात करें तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है तो इससे निर्मित जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। अर्थात यदि मान लो कि सबसे मिट्टी है यहाँ से उड़ी, यहाँ से उड़ी और यहाँ ले जाके और एक टीला बना देती है, क्या बना देती है, टीला बना देती है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बालू का स्तूप कहलाता है। जैसे ये टीला बन गया है और ये हमारी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, तो ये हमारा क्या है, बालू का स्तूप बन जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, बालू का स्तूप का मतलब क्या है कि पवन क्या करती है, मिट्टी को एक जगह से उड़ाती है और दूसरी जगह ले जाकर निक्षेपित या जमाव कर देती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप की बात करें तो जैसलमेर में पाए जाते हैं, और सब तरह के बालू का स्तूप की बात करें तो ये हमारे जोधपुर में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे बालू का स्तूप कितने तरह के होते हैं। बालू का स्तूपों की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है इसकी कि कितने प्रकार के होते हैं, जो मानो जितने मान लो। इसके निश्चित प्रकार नहीं होते, लेकिन कुछ खास प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बालू का स्तूप कौन सा, बरखान। तो आपको चित्र है, चित्र है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका चित्र है। बरखान बालू का स्तूप की बात करते हैं तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, किस तरह, अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, तो इससे जो निर्मित बरखान बालू का स्तूप होते हैं उन्हें बरखान बालू का स्तूप कहते हैं। अर्थात कैसे, पहले मैं आपको चित्र बता देता हूँ अर्धचंद्राकार कैसा है। तो ये हमारे अर्धचंद्राकार है, ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार है। तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ, नया भी चित्र बना सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे ये बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार है।
अब बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये इसकी जैसे ये अर्धचंद्राकार है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमारे 10 से 20 सेंटीमीटर इसकी 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और ये क्या गतिशील होते हैं। अर्धचंद्राकार आता है तो यदि हवा इधर से इधर आ रही है, कैसे इधर से इधर आ रही है, तो वैसा है, तो आप इसे याद रखेंगे। बरखान बालुका स्तूप की क्या दोनों भुजाओं के बीच की चौड़ाई कितनी है, 100 से 200 मीटर होती है। अर्थात दोनों भुजाएं आपने देखी थी, ये वाली दोनों भुजाएं, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं हैं, तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 100 से 200 मीटर। कितनी, 100 से 200 मीटर। 100 से 200 मीटर इसकी बीच की लंबाई होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें ऊंचाई की, तो यह 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। बरखान बालुका स्तूप सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस कारण क्या था, बालुका स्तूप क्या है, मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। अर्थात मरुस्थल का मार्च को या मरुस्थल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करते हैं, बरखान बालुका स्तूप। क्यों, क्योंकि गतिशील होते हैं। राजस्थान में बरखान बालुका स्तूप की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे शेखावटी क्षेत्र में, अर्थात चूरू के जो भालेरी गाँव है उस गाँव में। ध्यान रखना, एक भालोजी गांव भी है जो, लेकिन वो जयपुर के अंदर है, लेकिन ये भालेरी गांव है। तो और बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भालेरी गांव कहाँ है, चूरू के अंदर है। और बालोजी गांव का कोटपुतली, जयपुर के अंदर। तो बालोजी गांव के ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था, क्या था, जो हमारे कुसुम योजना का जो कंपोनेंट ए है, तो राजस्थान के किस गांव के अंदर सबसे पहले शुरुआत की गई थी इसकी, तो भालोजी गांव हमारा कोटपुतली का, उसके अंदर आपको इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी। तो ये परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने ये बरखान वाला देख लिया। अब आगे बात करेंगे दूसरा वाला, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। किसके, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की। जैसे हवा की दिशा इस तरह है और बालुका स्तूप कैसे बन रहे हैं, ऐसे। अर्थात खड़े इस तरह बालुका स्तूप बन रहे हैं और हवा कैसे चल रही है, ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप देख लिया। जब पवन की के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण में होता है। समकोण का मतलब तो समझते हैं कि जैसे ये है, इसको समकोण कहते हैं, ठीक है। तो निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या सामान्यतः जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। क्या आते हैं, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप की बात करें तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप को रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है। क्या होता है, निक्षेपण जैसे मान लो हवा इस तरह चल रही है, ठीक है, और बालुका स्तूप कैसे है, जैसे बालुका स्तूप ये है, बालुका स्तूप ऐसे बीच में बन गया, फिर इधर बन गया, फिर इधर बन गया, फिर इधर बन गया, इस तरह से बालुका स्तूप बन रहे हैं। और फिर हवा भी कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो उनकी दिशा में ही बनते हैं, तो इसे समानांतर बालुका स्तूप या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप भी कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। तो इन्हें इस कलाकृतियों को अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप सामान्यतः नदी और नदी बेसिनों के पास में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारे लूनी बेसिन है, जवाई बेसिन, घग्गर बेसिन, तो ये हमारे नदी बेसिन होते हैं। इन बेसिनों के पास में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा, या पहले स्थान पे, बीकानेर हमारे दूसरे स्थान पे आता है। चौथा बालुका स्तूप आता है हमारा पैराबोलिक बालुका स्तूप। किसकी, पैराबोलिक की बात करें तो पैराबोलिक बालुका स्तूप को परवलिक बालुका स्तूप भी कहते हैं। जो परवलिक बालुका स्तूप है, इस चित्र में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बरखान के विपरीत महिलाओं के जो बालों की जो हेयर पिन होती है, क्लिप होती है, जैसे बालुका स्तूपों को पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। राजस्थान में पैराबोलिक बालुका स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। कहाँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। और पैराबोलिक बालुका स्तूप राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि पैराबोलिक बालुका स्तूप क्या है, सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। जितने भी जिले हैं सबके अंदर ये पाए जाएंगे। पाँचवा आता है हमारा सीफ बालुका स्तूप। क्या, सीफ बालुका स्तूप की बात करें तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा तो आगे बढ़ जाती है, जिससे एक भुजा तो बड़ी हो जाती है, एक भुजा छोटी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा बरखान है, ठीक है, ये बरखान है। अब हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, फिर क्या होता है, इसके अंदर ये
जैसे मान लो कि ये मिटनी के है, तो ये हमारे जैसे ये है, बरखान वाला था। अब इसके वेरी गुड, ये तो बहुत सुंदर हो गया। इसके अंदर क्या होता है, ये एक वाला किनारा कहाँ गया, एक वाला किनारा तो बड़ा पतला रह जाता है और एक वाला किनारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सुंदर नहीं बना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस। तो इसमें एक किनारा पतला हो जाता है ऐसे करके, और एक किनारा क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीप बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं, सीप बालू का स्तूप। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था कि समान रूप से हवा चल रही थी, लेकिन अब क्या है, इधर की तरफ ज़्यादा हवा चल रही है, इधर की तरफ कम हवा चल रही है, इधर तो कम चल रही है और इधर ज़्यादा हो जाती है। तो बरखान वाले जिसमें ज़्यादा चलती है, तो वहाँ तो मिट्टी का निक्षेपण ज़्यादा हो जाता है, जिधर कम चल रही है वहाँ पर मिट्टी का निक्षेपण न के बराबर होता है। तो वह भुजा तो बड़ी हो जाती है, दूसरी भुजा छोटी रह जाती है। तो आपने थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। तो सीप बालू का स्तूप की बात करें तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी और जिससे निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीप बालू का स्तूप कहते हैं। फिर इसे आगे बात करें तो इसकी, तो इसमें क्या होता है, एक भुजा वाले बालू बरखान बालू का स्तूप को सीप बालू का स्तूप कहते हैं। एक भुजा वाले जो बालू का स्तूप होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, सीप बालू का स्तूप कहते हैं। और राजस्थान में सीप बालू का स्तूप मुख्यतः क्या, बीकानेर, जैसलमेर और शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ, बीकानेर, जैसलमेर और शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा तारानुमा बालू का स्तूप। क्या, तारानुमा बालू का स्तूप। तो हमारी जो अनियमित हवाएं होती है और अनिश्चित हवाएं होती है, इनसे निर्मित बालू का स्तूप, जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है। क्या होती है, 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे कि हमारे एक बालू का स्तूप ये है, एक बालू का स्तूप ये है, एक बालू का स्तूप ये है, 3 तरह के बालू का स्तूप है। तो इस तरह की 3 भुजाएं हो गई, तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो यहाँ क्या है कि जैसे रेत, तो यहाँ तो फुल है, यहाँ पे भी फुल है, तो 3 भुजाएं हो सकती है इसकी, 3 भुजाएं हो जाती है, तो इसी क्या कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप। 3 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 तो होती है। तो इसमें क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा भुजाएं होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। और राजस्थान में तारानुमा बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर में। कहाँ कहाँ, जैसलमेर, सूरतगढ़, बीकानेर। तो ये हमारा तारानुमा बालू का स्तूप आप देख सकते हैं, चित्र में भी कितना सुंदर दिख रहा है। फिर आता है हमारा सब्र कापिस, जिस कौन सा, सब्र कापिस बालू का स्तूप। मरुस्थल में कभी कभी बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, और झाड़ियों के आसपास क्या, बालू का स्तूप बनने लग जाते हैं। अर्थात जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है। और राजस्थान में सब्र कापिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, बीकानेर में। जैसा कि हमारे ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, और इस पेड़ के चारों ओर क्या है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो पेड़ के चारों तरफ क्या है, ये हमारे बालू का स्तूप इकट्ठा हो गया है। और ये हमारा एक पेड़ था, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्र कापिस। और दूसरी बात करें, जो हमारे सब्र कापिस होता है, सब्र कापिस बालू का स्तूप को ही नेब का भी कहते हैं। क्या, नेब का भी इसी को कहते हैं। सब्र कापिस जो बालू का स्तूप होते हैं, इनको नेब का भी कहते हैं। फिर आता हमारा नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा, नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप क्या है, नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक बालू का स्तूप आपस में जुड़ जाते हैं, तो नेटवर्क बालू का स्तूप बनेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, और अब बालोतरा भी इसके अंदर गिन लीजिए, फलौदी भी गिन लीजिए, जो हमारे जोधपुर ग्रामीण वाले ज़िले हैं उनको भी गिन लीजिए। तो इस तरह ये जो ज़िले हैं, तो इनके अंदर क्या है, नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है। फिर आता है हमारा समकोण पर बनने वाले कौन कौन से बालू का स्तूप है। तो समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप हमारा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, पैराबोलिक, ये याद रखना आप। कौन कौन से, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। और समानांतर की बात करें तो समानांतर बालू का स्तूप की बात करें तो हमारे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और सीप बालू का स्तूप है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो और इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपडेशन की तो ज़रूरत है, लेकिन अभी हम अपडेशन के लिए समय ख़राब नहीं कर सकते। आपको जो अपडेट है तो वो साथ के साथ हमें लेक्चर के साथ आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।